हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे एरिक एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी, जिसे मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहा जाता है हिंदी में, उसके बारे में। और ये साइकोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं और बनते ही बनते हैं। सो एक बार इजी वे में और आसान भाषा में हम एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट विल बी डिस्कस इन दिस। इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एरिक एरिक्सन के बारे में, थोड़ा सा जान लेंगे उनके बारे में, वो कौन थे, कहाँ से थे। देन हम डिस्कस करेंगे थ्योरी का थोड़ा सा इंट्रो, कि थ्योरी किस बारे में है, कैसे है। फिर उसके बाद हम एरिक एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी शुरू करेंगे, उसकी डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे। देन हम देखेंगे उसकी 8 स्टेजेस, और फाइनली हम एक ब्रीफ स्केच ऑफ थ्योरी, यानी कि एक संक्षिप्त रूप में जो सारी थ्योरी है उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, देन आगे चलते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम एरिक एरिक्सन की लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। एरिक एरिक्सन जो थे, उनका जन्म जर्मनी में हुआ था 1902 को। और इन्होंने ये जो थे, ये आर्टिस्ट थे और एक टीचर थे। देन बिकम इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी ड्यू टू ए फ्रेंडशिप विद अन्ना फ्राइड। अन्ना फ्राइड जो साइकोलॉजिस्ट थे, उनके फ्रेंडशिप यानी कि इनसे इनकी दोस्ती थी, और उसी के चलते इनका जो इंटरेस्ट है वो साइकोलॉजी में बढ़ा। देन इन्होंने पढ़ाई की साइकोलॉजी की वियना साइको एनालिटिकल इंस्टीट्यूट से, और इन्होंने स्पेशलाइजिंग की किसमें, चाइल्ड साइको एनालिसिस में, यानी कि बाल मनोविश्लेषणात्मक जो साइकोलॉजी है उसमें इन्होंने विशेषज्ञता प्राप्त की थी। कहाँ से? वियना साइको एनालिटिकल इंस्टीट्यूट से। इसके बाद ये यूएस चले गए थे। कब गए थे? 1933 को। 1933 को ये कहाँ चले गए थे? यूएस चले गए थे। देन उसके बाद इन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक विभाग में, एक फैकल्टी में काम किया था। उसके बाद इन्होंने येल यूनिवर्सिटी में भी काम किया था। देन डेड इन 1994। 1994 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जब ये कितने साल के थे? 92 जो है ईयर के ये थे, यानी कि 92 साल के। ओके फ्रेंड्स, देन आगे चलते हैं। डिस्कस करेंगे कि एरिक्सन थ्योरी आखिर है क्या है, उसमें बताया क्या है एरिक एरिक्सन ने। एरिक एरिक्सन जो थ्योरी है वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जो कि दर्शाता है कि किस तरह से जो बच्चा है वो डेवलप करता है या फाउंडेशन करता है अपने इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट का। यानी कि अपनी एंटायर लाइफ में वो किस तरह से अपने जो संवेगात्मक विकास है और सामाजिक विकास है उसको बनाता है और उसका विकास करता है। इसको जो है एरिक एरिक्सन ने हमारे सामने रखा है कि वो किस तरह से होता है। इन्होंने पूरी थ्योरी कवर्स द एंटायर लाइफ स्पैम। जो थ्योरी है उनकी ये वो कवर करती है पूरे जीवन काल को किसी भी व्यक्ति के, डिवाइडेड इन ए टू 8 स्टेजेस। उन्होंने पूरे जीवन काल को, व्यक्ति के पूरे जीवन काल को 8 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है। एरिक एरिक्सन जो थे वो विश्वास करते थे, बिलीव दैट देयर इज़ अ टास्क दैट मस्ट बी अनकम्प्लीट्ड एट ईच स्टेजेस। जो आगे उन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं कि वो एक तरह से टास्क है जो कि हर स्टेज में कंप्लीट करना मस्ट है या ज़रूरी है। जैसे कि सक्सेसफुल रिजोल्यूशन ऑफ ईच स्टेजेस इफेक्ट द नेक्स्ट स्टेज। यानी कि कोई भी जो स्टेज में जो भी कॉन्फ्लिक्ट या जो भी परिस्थितियाँ उनके सामने आ रही है उसका सक्सेसफुल रिजोल्वेशन होना चाहिए। नहीं तो जो हर स्टेज जो है वो अपने से आने वाली अगली या नेक्स्ट स्टेज को जो है इफ़ेक्ट करेगी या उस पर प्रभाव डालेगी, अच्छा या बुरा, इसके बारे में वो जैसा व्यक्ति का एक्सपीरियंस होगा उस तरह से। ईच स्टेजेस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी, स्ट्रेंथ और वीकनेस। जो हर स्टेज जो होती है वो प्रमोट करती है या फॉर्मेशन करती है किसका? पर्सनैलिटी की, स्ट्रेंथ का भी और वीकनेसेस का भी, यानी कि दोनों को दर्शाती है। बिलीव दैट द ईयरली स्टेजेस जो होती है उनका विश्वास था कि जैसे कि इन ईयरली स्टेजेस कौन कौन सी है उनके में, जो हम के आगे पढ़ेंगे। जैसे कि इन्फेंसी हो गया, जो जिसे हम शैशव अवस्था कहते हैं, या ईयरली चाइल्डहुड हो गया, या फिर जो प्ले एज होती है बच्चों की, या फिर स्कूल एज जिसमें बच्चे स्कूल जाते हैं। ये जो 3-4 स्टेजेस होती है ये एक पैटर्न डेवलप करती है कि किस तरह से बच्चा जो है वो आगे की अपने आने वाली जो
उसकी लाइफ है उसमें किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, किसी भी व्यक्ति से लगा लो या घटना से लगा लो, कैसे रिएक्ट करेगा, इसका निर्धारण जो है वो 3-4 जो ईयरली स्टेजेस होती है चाइल्डहुड की, उसमें ही हो जाता है या उसमें ही पता चल जाता है। ओके फ्रेंड्स, या हम पहले ही कोई पूर्वाग्रह कर सकते हैं बच्चों के 3-4 स्टेजेस में ही। उनका विश्वास था कि believe that it was possible to go back and renegotiate issues for period stages। उनका विश्वास था कि हम पीछे जा सकते हैं, यानी कि हम ये पॉसिबल हो सकता है कि हम पीछे जा सकते हैं और उन इश्यूज़ का जो कि हमारे रह गए हैं पिछली स्टेजेस में या पीरियड स्टेजेस में, उनको हम बातचीत के थ्रू हम उनका निपटारा कर सकते हैं या उन्हें हम रिजॉल्व कर सकते हैं। एक और था कि बिलीव दैट ईयरली जो चाइल्डहुड ईयर्स होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं बच्चों के विकास के लिए, और उनमें जो विकास होता है वो किसका होता है, जैसे ट्रस्ट हो गया, ऑटोनॉमी हो गया, ट्रस्ट यानी विश्वास हो गया दूसरों पे करना, या उनकी स्वतंत्रता हो गई, या इनिशिएटिव जो होते हैं उनके जो डेवलपमेंट उन्होंने बताए हैं, इनिशिएटिव यानी पहल शक्ति। तो इस तरह से वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेजेस होती है किसी भी ईयरली चाइल्डहुड के जो ईयर्स होते हैं किसी भी बच्चे के लिए, उन्होंने बताया है। यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि जो इरिक एरिक्सन जो थे वो एक ईगो साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ईगो व्यक्तित्व को एक सामाजिक और ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल फैक्टर्स में समझाने की उन्होंने एक तरह से कोशिश की है अपने सिद्धांत के थ्रू। इस थ्योरी में उन्होंने जो है ईगो यानी जिसे हम अहम भी कहते हैं कि डेवलपमेंट में उन्होंने अधिक बल दिया है। ओके फ्रेंड्स, व्यक्तित्व की विकास की अवस्थाएं जो है उन्होंने यूनिवर्सल बताया है इनको। इन्होंने कहा है कि ये यूनिवर्सल थी, यानी कि सब जगह ये है, सभी पे ये लागू होती है, और उनका मानना था कि इसी तरह से जो है वो बच्चों का या किसी भी व्यक्ति का विकास होता है। इनकी जो बुक थी एक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963 में इन्होंने प्रकाशित की थी। ओके फ्रेंड्स, 1963 में इन्होंने, क्या नाम था उसका, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी उसका नाम था। में इन्होंने विकास की जो ये 8 स्टेजेस है उनका जिक्र उन्होंने इसी बुक में अपनी में किया था। ओके फ्रेंड्स, इनका मानना था कि जो हर स्टेज जो उन्होंने बताई है का एक निश्चित आयु होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे जब इनकी स्टेजेस जो 8 स्टेजेस उन्होंने बताई है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसमें जानेंगे। और एक पैटर्न होता है, एक निश्चित जो है एज होती है और उसमें एक निश्चित सीक्वेंस होता है जिससे कि डेवलप होता है व्यक्ति का चहुमुखी विकास कर लो या सोशल डेवलपमेंट में इन्होंने ज़्यादा गौर किया है या ज़्यादा जोर दिया है। ओके फ्रेंड्स, देन हम आगे डिस्कस कर लेते हैं इनकी जो 8 स्टेजेस जिसका हम बार बार यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो एरिक्सन ने अपने जो मनोसामाजिक सिद्धांत है उसमें 8 स्टेजेस का जिक्र किया है। उन्होंने पूरे व्यक्ति के पूरे जीवन काल को 8 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले जो स्टेज होती है वो होती है इन्फेंसी स्टेज। इसमें इन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट रखा है वो होता है ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट का इशू, इसमें होता है बच्चों में। देन उसके बाद ईयरली चाइल्डहुड होता है जिसमें एटोनॉमी एंड शेम एंड डाउट, एटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट होता है। देन प्री स्कूल, उसके बाद स्कूल एज, देन एडोलसेंस एंड यंग चाइल्ड एडल्टहुड मिडिल एडल्टहुड एंड मैच्योरिटी लास्ट स्टेज होती है। अब इसे हम डीपली डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हो गया एक ओवरव्यू इनकी 8 स्टेजेस का। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले जो अवस्था बताई है एरिक एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में वो है इन्फेंसी, यानी कि जिसे हम शैशवावस्था भी बोलते हैं हिंदी में। इसमें जो होते हैं बच्चे जन्म से लेकर 1-2 वर्ष तक के बच्चे इसमें आते हैं और इसमें जो बच्चा होता है वो बेसिक ट्रस्ट और मिसट्रस्ट करना सीखता है। इसमें बच्चा दूसरों पर और अपने में विश्वास करने की जो भावना है उसको सीखता है। इसमें क्या होता है कि जो मैटरनल केयर होती है या इस एज में बेसिकली बच्चा जो होता है वो माँ के ज़्यादा करीब होता है या माता तक जो देख रेख उसको मिलती है। अगर वो अच्छे से मिल रही है, उसे प्यार मिल रहा है, उसे देख रेख बहुत अच्छे से मिल रही है तो उसमें एक विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कुछ माताएं जैसे किसी वजह से अपने बच्चे को अच्छे से देख रेख नहीं कर पाती है या उन्हें
प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती है, तो उसमें एक अविश्वास उत्पन्न होता है, जिससे कि उसमें जो भावनाएं उत्पन्न होती है या दूसरों से वो डरना शुरू कर देता है, या उसमें संदेह उत्पन्न हो जाता है, या उसमें आशंकाएं हो जाती है। इस तरह का विकास उसका हो जाता है और उसमें एक मिसट्रस्ट की भावना आ जाती है, जो कि अगली अवस्थाओं को भी जो है इफ़ेक्ट करती है, या अगली स्टेजेस को भी इफ़ेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि इरिक्शन का जो है ये कहना है कि जो बच्चे होते हैं वो स्वस्थ विकास उसका तभी होगा जब उसमें विश्वास की भावना के साथ साथ अविश्वास का भी तुलना में एक अनुकूल जो है रेशो रहेगा, यानी कि विश्वास और अविश्वास दोनों का ही विकास होना बहुत ज़रूरी है, उसमें एक रेशो होना चाहिए। ओके फ्रेंड, देन अगर बच्चा इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट है या संघर्ष है उससे निकल जाता है, तो उसमें एक साइको सोशल स्ट्रेंथ उत्पन्न होती है। जैसे कि यहाँ बच्चे को प्यार मिल रहा है अच्छे से, यहाँ बच्चे को प्यार नहीं मिल रहा है, तो अगर बच्चा दोनों में एक रेशो या सही अनुपात में दोनों को सीखता है, तो उसमें एक साइको सोशल स्ट्रेंथ उत्पन्न होती है, जिसे हम कहते हैं होप। ओके फ्रेंड्स, होप क्या होती है? अब आप ये कहेंगे आशा जो होती है, या आशा जिसे हिंदी में हम इंग्लिश में होप कहते हैं, वो एक साइको सोशल एक स्ट्रेंथ है हमारे, जिसके सहारे जो बच्चा होता है वो अपने सांस्कृतिक वातावरण में अपनी एग्जिस्टेंस को और को अपने मीनिंगफुल ढंग से समझने लगता है, या अपने आप को समझने लगता है। ओके फ्रेंड्स, देन अगली स्टेज में चलते हैं हम। एरिक एरिक्सन की जो कि सेकंड स्टेज है उसको उन्होंने ईयरली चाइल्डहुड नाम दिया है, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये जो अवस्था होती है ये 2 से 4 साल तक के बच्चे की होती है। इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है, वो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट होता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो जो अगर पहले की अवस्था जो अभी हमने डिस्कस की थी, ट्रस्ट करना अगर अच्छे से सीख जाता है तो उसमें एक सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, यानी कि एक ऑटोनॉमी आ जाती है, का शीलगुण उसमें उत्पन्न हो जाता है, और वो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य को करना शुरू कर देता है। उसमें बहुत से बायोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, जैसे कि न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी उसमें आ जाती है, पेशीय शक्ति जो परिपक्वता है, उसका जो बॉडी है वो पेशीय मैच्योरिटी उत्पन्न थोड़ा थोड़ा होने लगता है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन वो करने लगता है, सामाजिक विभेद जिसे हम कहते हैं, यानी कि बहुत सी घटनाओं में वो विभेद करना सीख लेता है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा उचित है, कौन सा अनुचित। वर्बलाइजेशन एक्सप्रेशन वो करना सीख लेता है, यानी कि हर घटना में अपने विचार रखना या वर्बली अपने आप को एक्सप्रेस करना वो एक तरह से सीख जाता है। वो वातावरण में या एनवायरनमेंट में अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, वो बाहर निकलना शुरू कर देता है। जब उसे कोई कार्य है अगर उससे नहीं हो पाता है, वो करने की कोशिश करता है और उससे नहीं हो पाता, तो उसमें एक शेम जो है या लज्जाशीलता की भावना एक उत्पन्न हो जाती है। इससे बच्चे में क्या है, सेल्फ डाउट या एक होता है व्यर्थता या शक्तिहीनता या पावरलेसनेस की भावना उसमें उत्पन्न हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, अगर ऑटोनॉमी और शेम एंड डाउट में वो यानी कि स्वतंत्रता और उस जो लज्जाशीलता उसकी भावना उत्पन्न हुई है उसमें का वो बैलेंस या एक रेशो स्थापित कर लेता है, या उसका समाधान वो कर लेता है, तो उसमें एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, व्हील पावर। क्या कहते हैं? व्हील पावर। व्हील पावर। अब आप कहोगे कि भाई व्हील पावर क्या होती है? व्हील पावर जो होती है वो ऐसी शक्ति होती है जो बच्चों को एकदम फ्री होके, स्वतंत्र होके अपनी पसंद का कोई भी कार्य या कोई भी जो घटना है उसमें भाग लेने के लिए सक्षम बनाती है। उसको हम क्या कहते हैं? व्हील पावर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, व्हील पावर यानी इच्छा शक्ति। देन आगे चलते हैं। देन एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है उसमें थर्ड स्टेज जो है वो है प्री स्कूल एज। इसको हम कई बुक्स में प्ले एज भी इसमें इसको कहा जाता है। इसमें जो बच्चा होता है वो 4 से 5 साल का होता है, और उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है वो होता है इनिशिएटिव एंड गिल्ट। इनिशिएटिव एंड गिल्ट। इनिशिएटिव यानी कि पहल शक्ति, और गिल्ट यानी कि दोषिता।
जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें लिंग प्रधान स्टेज भी इसे कहा जाता है। इसमें दूसरों को कार्य करने और नई जिम्मेदारी लेने में खुशी मिलती है बच्चों को। बच्चे अपने से बड़े के कार्य करने में हमेशा पहल दिखाते हैं और नई नई जिम्मेदारियां वो लेते हैं, जैसे कि कोई कार्य कर दिया अपने मम्मी पापा का या कोई काम उनसे कर दिया तो उनसे वो बहुत खुश होते हैं। ये जो स्टेज है इसमें जो लैंग्वेज है उसका भी विकास होने लगता है और लोकोमोटर जो स्किल्स होती है उनका भी विकास होने लगता है, यानी कि शारीरिक रूप से उनकी पेशियाँ मजबूत होने लगती है और बच्चा जो है वो भाषा में अच्छी पकड़ बनाने लगता है। इसमें जो अगर इनिशिएटिव या गिल्ट में वो एक रेशो एक जो होता है संतुलन बना लेता है तो उसमें एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं पर्पस। अब तक वो बिना पर्पस के सारी चीज़ें कर रहा था, लेकिन आगे जो आने वाले स्टेजेस है उसमें इस स्टेजेस में वो एक पर्पस बना लेता है। पर्पस क्या होता है? पर्पस या उद्देश्य जिसे हम सबको ही पता है, उद्देश्य फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार ये एक्सप्लेन करके। ये एक मानव सामाजिक शक्ति है, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है जिसमें जो बच्चा होता है वो एक लक्ष्य निश्चित करने में सक्षम हो जाता है, यानी कि उसके विश्वास के साथ बिना किसी भय के वो किसी भी लक्ष्य या ऐसी क्षमता को विकसित कर लेता है जिससे कि वो लक्ष्य को बना सके या उसके बारे में सोच सके। एक पर्पस वो बना लेता है अपने किसी भी कार्य को करने से पहले। ओके फ्रेंड्स, देन अगली स्टेज पे चलते हैं, स्टेज 4 पे। स्टेज 4 में जो है इसको कहा है स्कूल एज, यानी कि इसमें बच्चा जो है वो स्कूल जाने लगता है। 5 से 12 वर्ष की ये होती है। इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है, वो होता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, यानी कि परिश्रम और हीनता। वो परिश्रम करता है किसी कार्य को या किसी चीज़ को करने के लिए और अगर वो नहीं कर पाता तो उसमें एक हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट इस उम्र में चलता रहता है। इसमें बच्चा जो होता है वो फॉर्मल एजुकेशन में चला जाता है, जैसे कि स्कूल जाने लगता है। उसमें सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो आ जाता है, जैसे सुबह उठ के वो स्कूल जा रहा है और बच्चों के साथ वो स्कूल में टाइम से फिर घर आ रहा है। इस तरह से उसमें एक डिसिप्लिन उत्पन्न हो जाता है इस स्टेज में। अप्रूव्ड रूल्स वो सीख लेता है, जैसे कि स्कूल में कुछ अप्रूव्ड रूल्स होते हैं या उस तरह के माहौल में वो इस तरह के रूल्स को सीखने लगता है। इस दोनों इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी में क्या होता है कि बच्चे जो है वो परिश्रम करते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, देन अगर वो नहीं हो पाते तो उसमें एक इन्फीरियरिटी यानी कि हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह के बैलेंस को जब वो एक अनुपात में करना सीख जाता है, एक हेल्दी वे में वो सीख जाता है, तो उसमें एक साइको सोशल स्ट्रेंथ उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं कॉम्पेटेंसी। क्या कहते हैं? कॉम्पेटेंसी, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सामर्थ्यता। इसमें सामर्थ्यता अगर वो इस स्टेज में इन दोनों जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके में एक हेल्दी अनुपात वो बना लेता है तो वो सामर्थ्यता को इस स्टेज में सीखता है। सामर्थ्यता क्या होती है? वो होती है जैसे कि किसी भी काम को पूरा करने में जो उसकी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक जो क्षमता होती है उसका वो उचित प्रयोग करना सीख जाता है। ओके फ्रेंड्स, देन अगली स्टेज पे चलते हैं। स्टेज 5 है, उसको इन्होंने एडोलसेंस नाम दिया है, यानी कि किशोरावस्था जिसे हम कहते हैं। ये इसमें जो होते हैं वो 13 से 19 साल तक के बच्चे आते हैं और इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष चलता है बच्चों में वो होता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न का, यानी कि वो अपने आप को
पहचानने की कोशिश करते हैं कि वो किस रोल में फिट होते हैं। बच्चा जो होता है कि इससे पहले जो सूचना होती है कि भाई बच्चा है, हर चीज़ के लिए उसे इस तरह से दबाया जाता है, लेकिन वो इस एज में जो है वो बड़ों की तरह भी कुछ रोल प्ले करता है। तो उसमें एक सेल्फ परसेप्शन को लेके, एक अपनी आइडेंटिटी को लेके एक रोल कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। अगर वो अपने अहम पहचान कर लेता है, अपनी आइडेंटिटी को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है, तो या उसके दिमाग में वो उस संघर्ष को एक तरह से रिजॉल्व कर लेता है, तो उसमें एक अपनी आइडेंटिटी विकसित हो जाती है। लेकिन अगर वो नहीं कर पाता है तो उसमें रोल कन्फ्यूज़न रहता है, या वो कंफ्यूज रहता है अपने रोल को लेके। जैसे कि अगर वो कोई कार्य करता है, बहुत सी चीज़ें, अगर वो छोटी उम्र का कोई कार्य करता है तो सब कहते हैं कि नहीं तो बड़ा हो गया है। नहीं, अगर वो कुछ बड़े कार्य करता है या बड़ों के कोई काम या डिसीजन ले लेता है तो बड़े कहते हैं नहीं अभी अब इसके लिए छोटे। तो उसमें एक रोल कन्फ्यूज़न पैदा होता है इस एज में। अगर वो इन दोनों में एक सही अनुपात में जो है वो सामंजस्य बिठा लेता है, या एक तरह से हेल्दी वो इन दोनों चीज़ों को वो है बैलेंस बना लेता है, तो उसमें एक साइको सोशल स्ट्रेंथ विकसित होती है जिसे हम बोलते हैं फिडिलिटी जिसे हम बोलते हैं। इसमें क्या फेडरिटी में हिंदी में कहते हैं कर्तव्यनिष्ठता क्या होती है कि जिसमें बच्चे जो होते हैं वो अपनी जो समाज की संस्कृति है उसके अनुसार कार्य करने लगते हैं। अगर इन दोनों में बैलेंस बन जाता है, या अपनी सेल्फ पहचान वो अगर कर लेते हैं, अब उसमें कोई रोल कन्फ्यूज़न नहीं रहता है, तो उसमें एक कर्तव्यनिष्ठता का जो है साइको सोशल स्ट्रेंथ उसमें पैदा होती है। वो बच्चे अपने जो समाज में रूल रेगुलेशन है या अपनी संस्कृति में जो चीज़ें है उसके अनुसार कार्य करने लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन आगे चलते हैं। एरिक एरिक्सन की नेक्स्ट स्टेज यानी कि स्टेज नंबर 6 जो है उसमें उसका नाम इन्होंने रखा है एयरली एडल्टहुड, यानी कि प्रारंभिक वयस्कावस्था जिसे हम बोलते हैं, या हिंदी में तरुण वयस्कावस्था भी हम इसे बोलते हैं। ये इसमें कौन से इस ग्रुप के व्यक्ति या इंसान जो आते हैं वो होते हैं 20 से 40 साल के जो लोग हैं वो इसमें आते हैं। इसमें क्या होता है कि इंटीमेसीज वर्सेस आइसोलेशन का संघर्ष चलता रहता है इन दोनों तत्वों का। इसमें क्या क्या होता है दूसरों के साथ सोशल और सेक्सुअल और इंटीमेसी कायम करता है जो मनुष्य होता है, या वो लड़का हो या लड़की हो, वो दूसरों के साथ सोशली और सेक्सुअली इंटीमेसी करना चाहता है या करता है। जब आइसोलेशन या विलगन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं या अलगाव की भावना बढ़ने लगती है, की मात्रा बढ़ जाती है, तो व्यक्ति में एक एंटी सोशल बिहेवियर, साइकोपैथिक बिहेवियर की प्रबलता बढ़ जाती है। यानी कि जो व्यक्ति है अगर इंटीमेसी वो करना चाहता है और वो एक तरह से नेग्लेक्ट कर लिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है दूसरे के तरफ से, तो जो वो अपने आप को एक आइसोलेट कर लेता है, यानी कि वो अकेला रहने लगता है, वो किसी से बातचीत नहीं करता। इस तरह से अगर उसे सोशल अप्रूवल नहीं मिलता, अगर उसे सोशल अप्रूवल मिल जाता है, सेक्सुअली वो एक्टिव रहता है और वो अच्छे से उसका हेल्दी चल रहा है सब कुछ, तो वो सोशली सबसे बातचीत करेगा, सोशल रहेगा। लेकिन अगर वो रिजेक्टेड हो जाता है सोशली या सेक्सुअली या इंटीमेसी के तौर पे, तो उसमें क्या होता है एक आइसोलेशन की भावना उत्पन्न हो जाती है, यानी कि विलगन हो जाता है या अलग रहने लगता है या अपने आप को आइसोलेट करने लगता है, दूसरों से इतना सोशली नहीं रह पाता। तो इस तरह से इन दोनों में एक संघर्ष चलता रहता है इस चीज़ में। अगर इन दोनों को वो एक बैलेंस स्थापित कर लेता है, एक सही अनुपात में वो सीख जाता है, तो उसमें एक साइको एनालिटिकल स्ट्रेंथ उत्पन्न होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, लव, या हिंदी में स्नेह जिसे हम कहते हैं, वो उत्पन्न होता है। अब ये स्नेह क्या होता है, लव क्या होता है, सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या होता है, स्नेह में अगर हम किसी से भी रिलेशन बनाते हैं तो उसमें म्यूचुअल डेवोनेशन होता है, म्यूचुअल डेवोशन।
पारस्परिक समर्पण होता है एक दूसरे के लिए, यानी कि हर चीज़ उसकी एक्सेप्ट करते हैं, वो जैसा भी हो उसे उसी तरह से एक्सेप्ट हम कर लेते हैं और उसकी हर चीज़ से हम स्नेह करते हैं या प्यार करते हैं। इस तरह से जो स्नेह की जो अभिव्यक्ति है तब होती है जब व्यक्ति दूसरों के प्रति आदर रखता है, यानी रिस्पेक्ट रखता है या अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और उनकी देखभाल करने की एक मनोवृत्ति उत्पन्न हो जाती है उसमें, चाहे वो उसकी बीवी हो, माता पिता हो या बच्चे हो, किसी के लिए भी हो सकता है। स्नेह वो उत्पन्न हो जाता है। तो इस अवस्था में जो साइको सोशल स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, वो स्नेह होती है, ये जिसे हम इंग्लिश में लव बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन अगली स्टेज में चलते हैं, उसको इन्होंने एडल्टहुड नाम दिया है। ये जो स्टेज है ये 40 से 65 साल तक के बीच के व्यक्तियों की होती है। इसमें क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है या संघर्ष होता है वो जेनरेटिविटी और स्टिग्मास के बीच होता है। जो व्यक्ति होता है या जो मनुष्य होता है वो जननात्मकता का भाव उस इस स्टेज में उसमें उत्पन्न होता है। जननात्मकता से यहाँ हमारा मीनिंग है कि वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को बढ़ाता है, उसके बारे में चिंता करता है, उसको उन्नत बनाने की कोशिश करता है। तो इस तरह के भाव को क्या कहते हैं, जननात्मकता कहते हैं। लेकिन कई बारी ये जो भाव है जननात्मकता, ये उसमें उत्पन्न नहीं होता। उसमें क्या होता है कि वो अपने आप को सबसे पहले रखता है, वो आगे आने वाली पीढ़ियों के बारे में परेशान नहीं रहता। तो इस तरह के भाव को क्या कहते हैं, जो व्यक्तिगत सुख सुविधा के बारे में सोचता है उसको हम कहते हैं स्टेग्नेशन। ओके फ्रेंड्स, अगर वो अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में, उसे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है या उसके बारे में चिंता कर रहा है, उसको उन्नत बनाने के बारे में सोच रहा है, तो उसमें जेनरेटिविटी होती है। और अगर वो अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोच रहा है ज़्यादा, तो उसमें स्टेग्नेशन का भाव ज़्यादा रहता है। तो इन दोनों के बीच में अगर वो बैलेंस बना लेता है तो उसमें एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ उत्पन्न होती है, साइको सोशल स्ट्रेंथ उत्पन्न होती है, जिसे हम बोलते हैं देखभाल या केयर। ओके फ्रेंड्स, जेनरेटिविटी के भाव अगर ज़्यादा होता है तो उसमें एक साइको सोशल स्ट्रेंथ होती है, वो होती है केयर। केयर क्या होती है कि दूसरों के कल्याण के बारे में चिंता करना या सोचना, या उनकी देखभाल करना, या उन्हें एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देना। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह का जो संघर्ष होता है वो एरिक एरिक्सन के स्टेज 7 में होता है, एडल्टहुड में। अब हम अगली स्टेज देख लेते हैं इसकी। अब हम डिस्कस करेंगे एरिक एरिक्सन के सिद्धांत की लास्ट स्टेज, जिसे उन्होंने मैच्योरिटी का नाम दिया है। 65 साल से और मृत्यु तक ये होती है, इसके बीच में 65 साल से लेकर जब तक भी इंसान जिएगा उस तक। देन इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष होता है वो होता है ईगो इंटीग्रिटी एंड डिसअपियर, यानी कि अहम संपूर्णता या तो आती है या फिर वो व्यक्ति निराश रहता है। जैसे कि एक तरह से बुढ़ापे की अवस्था इसे हम कह सकते हैं। इसमें व्यक्ति जो है वो कई चुनौतियों का सामना करता है, जैसे कि शारीरिक रूप से उसका जो स्वास्थ्य है वो गिरने लगता है, उसकी जो शक्ति है वो क्षीण होने लगती है, शारीरिक शक्ति या मानसिक शक्ति। देन अवकाश प्राप्त हो जाता है इसमें, कोई भी कार्य या उससे वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो आय में भी कमी आती है। और अपने दोस्त या सगे संबंधियों की मृत्यु वगैरह होने से भी उनका जो मेंटली स्ट्रेस है वो चलता रहता है, या इस तरह की जो चीज़ें उनके आसपास चलती रहती है। इस अवस्था में जो है व्यक्ति भविष्य के बारे में नहीं सोचता, बल्कि अपने जो पीछे जीवन है, भूतकाल की जो सफलता है और असफलता है उनके बारे में वो अधिक एनालाइज करता है। अगर वो अपने जो पास्ट है उससे अपनी सफलताओं से खुश रहता है और मतलब संपूर्ण रहता है या संतुष्ट रहता है, तो उसमें अहम संपूर्णता का भाव जो है उत्पन्न होता है। व्यक्ति को इसमें मृत्यु का डर नहीं रहता, क्योंकि वो अपने जो बच्चे होते हैं या पोते पोतियाँ होते हैं उसमें ही अपने आप को देखते हैं और अपनी उपलब्धियों को देखते हैं। अगर वो इस तरह से स्वस्थ रहता है या अपनी सफलताएं उनकी अधिक रहती है, या वो अपने डिसीजंस और अपने जीवन से संतुष्ट रहते हैं, तो उसमें संपूर्णता का भाव आता है, यानी कि ईगो इंटीग्रिटी का भाव आता है। अगर वो नहीं रहते हैं देन उनमें निराशा का भाव आता है, यानी अपने जो डिसीजंस उन्होंने जीवन में लिए हैं या जो असफलताओं में ज़्यादा उलझे रहते हैं, तो मनुष्य जो है वो निराश रहता है इस उम्र में।
ओके फ्रेंड्स, देन इसमें कोई भी साइको सोशल स्ट्रेंथ उत्पन्न नहीं होती बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे ये भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, ये पीछे जो बीत चुका है उसके बारे में एक एनालिटिकल सोच रखते हैं या उन्हें विश्लेषण करते रहते हैं। अगर निराशा जो है वो ज़्यादा बढ़ती है तो उनमें एक मेंटल डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं उस तक की भी नौबत आ सकती है। मेंटल डिप्रेशन तक की भी इस अवस्था में नौबत आ सकती है अगर व्यक्ति इस अवस्था में निराशाओं को ज़्यादा वरीयत देता है। सो फ्रेंड्स, ये था एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत जो कि हमने डिस्कस किया था। अगर आपको ऐसे ही मेरी वीडियो वगैरह अगर आपके काम आ रही हो किसी भी तरह से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।